आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, जो क्लास 11th का प्रोज सेक्शन का 5वां चैप्टर है, द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की विविधता और एकता। इसमें लेखक ने बताया कि कैसे भारत बाहरी रूप से विविध होते हुए भी एक है, कि भारत में रहने वाले लोग जो हैं वो अनेक जाति, वर्ण, रंग और धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक भारतीयता का भाव है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से सीधा। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडस, इट इज ओबियस, इट लाइज ऑन द सरफेस एंड एनीबडी कैन सी इट। कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, की जो भारत की विविधता है, इट्स ट्रेमेंडस, वो विशाल है, यानी भारत एक विशाल विविधता भरा देश है। इट इज ओबियस, ये निश्चित है, ये स्पष्ट है, ओबियस है। इट लाइज ऑन द सरफेस, ये सतह पर विद्यमान है। एंड एनीबडी कैन सी इट, और कोई भी इसको देख सकता है। लाइज माने होता है विद्यमान होना। इट कंसर्न्स, जो भारत की विविधता है वो संबंधित है, इट सेल्फ विद फिजिकल अपीयरेंसेस, कि भारत की विविधता अपने आप को संबंधित करती है फिजिकल अपीयरेंस, यानी बाहरी रूपरेखा से, अपीयरेंस लिया। एज वेल एज विद सर्टेन मेंटल हैबिट्स एंड ट्रेट्स, एज वेल एज माने और भी, विद सर्टेन मेंटल हैबिट्स एंड ट्रेट्स, कुछ मानसिक आदतें और गुणों से। यानी जो भारत की विविधता है वो बाहरी जो रूपरेखा है, भौतिक स्वरूप है, उसके साथ साथ कुछ मानसिक आदतों और गुणों से भी संबंधित होती है। देयर इज लिटिल इन कॉमन टू आउटवर्ड सीमिंग बिटवीन द पठान ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड द तमिल इन द फार साउथ, कि देयर इज लिटिल इन कॉमन, कि लिटिल माने ना के बराबर, इन कॉमन कि शायद ना के बराबर समानता है, टू आउटवर्ड सीमिंग, बाहरी रूप से देखने पर, आउटवर्ड माने बाहरी रूप से देखने पर, बिटवीन द पठान ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, कि उत्तर पश्चिम के पठान के बीच और तमिल इन द फार साउथ, की दूर स्थित साउथ यानी दूर दक्षिण और पठान के बीच, नॉर्थ वेस्ट के पठान के बीच बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो ना के बराबर समानता है। देयर रेशियल स्टॉक्स आर नॉट द सेम, क्योंकि उनकी जो वंशावली है, रेशियल स्टॉक्स है, आर नॉट द सेम, वो सेम नहीं है, एक से नहीं है। दो यद्यपि देयर में भी कॉमन स्टैंड्स रनिंग थ्रू देम, हालांकि कुछ समानताएं हो सकती है, कॉमन स्टैंड्स, कुछ कॉमन समान धागे हो सकती जो उनमें बह रहे हैं, रनिंग है यानी मौजूद है। थ्रू देम, देयर में भी कॉमन स्टैंड्स रनिंग थ्रू देम, दे डिफर इन फेस एंड फिगर, फूड, क्लॉथिंग एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज, कि दे डिफर इन, अब यहाँ लेखक बात कर रहा है पठान और दक्षिण के जो तमिल हैं उनके बीच, कि उनकी जो जातिगत भिन्नताएं हैं, जो वंशावली हैं वो अलग है, वो सेम नहीं है, यानी वे जातीय रूप से, वंशागत रूप से वो सेम नहीं है। दो यद्यपि देयर में भी कॉमन स्टैंड्स, हालांकि उनमें कुछ कॉमन स्टैंड्स, कुछ कॉमन यानी कुछ समानताएं हो सकती है, रनिंग थ्रू देम, दे डिफर इन फेस एंड फिगर, कि फेस, चेहरे और रूपरेखा में, फिगर में भी अलग अलग होते हैं। फूड, भोजन में, यानी जो उनका भोजन है वो भी अलग हो सकता है। क्लॉथिंग एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज, की पहनावा और लैंग्वेज, ये सब अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ फिर भी समानताएं हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का जो फ्रंटियर, जो सीमांत जो क्षेत्र है, प्रोविंस है, जो उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, प्रोविंस माने इलाका या क्षेत्र, इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कि उत्तर पश्चिम का जो सीमांत क्षेत्र है, इलाका है। देयर इज ऑलरेडी द ब्रेथ ऑफ सेंट्रल एशिया, कि देयर इज ऑलरेडी द ब्रेथ ऑफ सेंट्रल एशिया, ब्रेथ माने श्वास, लेकिन यहाँ अर्थ होगा छाप या प्रभाव, कि इसमें वैसे भी मध्य एशिया का प्रभाव है। एंड मैनी अ कस्टम देयर एज इन कश्मीर, और कई वहाँ ऐसे रीति रिवाज भी हैं जो कश्मीर में हैं। रिमाइंड्स, जो याद दिलाती हैं, वन ऑफ द कंट्रीज ऑन द अदर साइड ऑफ द हिमालयाज, कि हिमालय के दूसरे छोर पर स्थित
देशों में से एक देश की याद दिलाती हैं। वन ऑफ द कंट्रीज ऑन द अदर साइड ऑफ द हिमालयस, कि हिमालय के दूसरे छोर पर स्थित किसी अन्य देशों में से एक देश की याद दिलाती है। पठान पॉपुलर डांसेस आर सिंगुलरली लाइक रशियन कैसोक डांसिंग, कि जो पठानों के जो मशहूर नृत्य है वो रूस के जो कैसोक यानी जो कजाक नृत्य है उसके समान ही है। सिंगुलरली माने विशेष रूप से अगर देखा जाए एक रूप से, तो जो पठान लोगों का जो नृत्य है वो रूस के कैसोक नृत्य के समान है, जो कजाक नृत्य कहलाता है रूस का, उसके समान ही अद्भुत है। पठान पॉपुलर डांसेस आर सिंगुलरली लाइक रशियन कैसोक डांसेस, कि पठान का कैसोक डांस पठान के जो नृत्य हैं पठानों के वो रशियन के कैसोक नृत्य के समान ही। एट तो भी विद ऑल दीज डिफरेंसेस देयर इज नो मिस्टेकिंग द इम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑन द पठान। एट तो भी विद ऑल दीज डिफरेंस, इन सारे अंतरों के साथ भी, इन सारे भेदों के साथ भी, देयर इज नो मिस्टेकिंग, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, कि द इम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑन द पठान, कि पठानों पर भारत की छाप है। इसमें कोई भी इस बात में शक नहीं है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इन विभिन्नताओं के बाद भी भारत की छाप पठानों पर उतनी ही है, भारत की छाप पठानों पर है। एज दिस इज ओबियस इन द तमिल, जैसे तमिलों पर स्पष्ट है, ओबियस है, यानी जितनी भारत की छाप स्पष्ट रूप से पठानों पर है, यानी जितनी तमिलों पर है उतनी ही भारत की छाप पठान पर भी है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग फॉर दीज बॉर्डरलैंड्स, कि दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, फॉर दीज बॉर्डरलैंड्स, इन ये बॉर्डर यानी सीमा से जुड़ी हुई देशों के लिए ये बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं, सरप्राइजिंग नहीं है। एंड इंडीड अफगानिस्तान ऑल्सो वर यूनाइटेड विद इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कि अफगानिस्तान भी हजारों वर्ष तक भारत से जुड़ा रहा, एक रहा, भारत से यूनाइटेड रहा। द ओल्ड तुर्किश and other races who inhabited Afghanistan and parts of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist. Earlier stayed during the period of the ethics Hindus, कि लेखक कह रहा है कि द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस, कि जो पुराने तुर्क और अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान, की जो अन्य जातियाँ जो अफगानिस्तान में रहीं, इनहेबिटेड जिन्होंने निवास किया, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में रहीं, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अवतार के पहले, यानी इस्लाम के आगमन के पहले, वर लार्जली बुद्धिस्ट, वे ज़्यादातर वे बुद्ध लोग थे। यानी पुराने तुर्क और अफगानिस्तान व मध्य एशिया में कुछ जो जातियाँ इस्लाम के उद्गम से पहले जो रहीं वो ज़्यादातर बुद्ध धर्म को मानती थी। और ड्यूरिंग एंड अर्लियर स्टिल, और उसके पहले भी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एथिक्स, यानी पुराणों हिंदुओं के जो हिंदुओं के जो पौराणिक काल थे, एपिक्स यानी जो महाकाव्य वगैरह, यानी पुराना हिंदू पौराणिक काल था, तो उसके समय भी वे हिंदू धर्म को मानती थी। कि लेखक कह रहे हैं कि इस्लाम के उद्गम से पहले ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानती थी, तथा महाकाव्यों के अनुसार अगर पुराणों की बात एपिक्स की बात की जाए, तो महाकाव्यों की बात की जाए, एपिक माने महाकाव्यों की बात की जाए तो हिंदू धर्म को मानती थी वो। द फ्रंटियर एरिया, जो सीमा वाला क्षेत्र है, वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर एंड इट अबाउंड्स still with ruins of monuments and monasteries, and especially of the great university of Takshila, which was at the height of its fame 2000 years ago, attracting students from all over
इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। कि लेखक अब बात कर रहा है द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर। जो सीमा क्षेत्र था वो भारत के प्राचीन जो पुराने इंडियन कल्चर, भारत का जो प्राचीन इंडियन कल्चर था उसका जो मूल जो प्रिंसिपल से केंद्र थे उनमें से एक केंद्र था, सीमांत क्षेत्र भी था। कि लेखक कह रहा है कि सीमांत जो इलाका था, क्षेत्र था, वो पुरातन जो भारतीय कल्चर है, सभ्यता है, उसके प्रमुख केंद्रों में से एक था। वहाँ अभी भी एंड इट अबाउंड्स स्टिल, अबाउंड्स माने होता है प्रचुर मात्रा में होना, इट अबाउंड इट्स स्टिल माने अभी भी इसमें प्रचुर मात्रा में है, विद र्यून्स ऑफ मोन्यूमेंट्स। कि मोन्यूमेंट्स माने होता है पुरानी इमारतें, पुरानी इमारतों के खंडर मौजूद है उस क्षेत्र में। मोनास्ट्रीज, मठ वगैरह के खंडर मौजूद हैं। एंड स्पेशली ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, और विशेष रूप से कहा जाए तो तक्षशिला भी मौजूद है, जो महान विश्वविद्यालय तक्षशिला भी मौजूद है। विच वाज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम, तक्षशिला जो एक समय, विच वाज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम, जो अपनी प्रसिद्धि के बिल्कुल हाइट पर था, शिखर पर था, 2000 ईयर्स एगो, कि 2000 वर्ष पहले, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, जो अट्रैक्ट कर रहा था, जो आकर्षित करता था स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से स्टूडेंट वहाँ आते थे, एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, भारत के एशिया के अन्य हिस्सों से भी आते थे। कि भारत से तो आते थे और एशिया के अन्य हिस्सों से भी आते थे। चेंजेस ऑफ रिलीजन मेड अ डिफरेंस, हालांकि धर्मों में जो परिवर्तन है उसने एक अंतर पैदा कर दिया, बट कुड नॉट चेंज एंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड्स, लेकिन पूर्ण रूप से ये मेंटल बैकग्राउंड को, यानी मानसिक जो इनकी प्रवृत्तियां हैं, बैकग्राउंड है, जो इनका मानसिक तल है, वो बदल नहीं पाया। विच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप्ड, कि जो उस एरिया के, उन क्षेत्रों के लोगों ने जो विकसित कर चुके थे, जो मेंटल बैकग्राउंड, वो नहीं बदल पाए, धर्म वगैरह के जो भी परिवर्तन हुए। कि लेखक कह रहा है कि जो सीमांत, जो पुरानी सभ्यता अगर देखी जाए तो जो सीमांत इलाका था वो विशेष रूप से भारतीय कल्चर के जो मुख्य केंद्र थे, भारतीय संस्कृति के, सभ्यता के जो मुख्य केंद्र थे, यानी कल्चर माने संस्कृति, जो संस्कृति के जो मुख्य केंद्र थे भारतीय सभ्यता के, उन केंद्रों में से एक था। क्योंकि इस जगह तक्षशिला भी थी, जहाँ तक्षशिला से पूरे भारत और एशिया के अन्य हिस्सों से भी बहुत सारे छात्र आते थे, अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर, लगभग 2000 साल पहले उधर। और जो ये फ्रंटियर क्षेत्र है, जो सीमांत क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे ऐसे खंडर, ये सारी चीज़ें, खंडर, मठ वगैरह मौजूद हैं, कि जो इस बात का प्रतीक है कि पहले तक्षशिला एक अपने आप में एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा एशिया के अन्य हिस्सों और भारत के स्टूडेंट्स के लिए। चेंजेस ऑफ रिलीजन, अब जो धर्मों में जो भी परिवर्तन हुआ, मेड अ डिफरेंस, हालांकि धर्मों के परिवर्तन ने अंतर पैदा किया, बट कुड नॉट चेंज एंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड्स, लेकिन जो मानसिक बैकग्राउंड है उसको पूरी तरह चेंज नहीं कर पाए धर्म। विच द पीपल ऑफ दोज एरियाज है डेवलप्ड, जो उस एरिया के लोगों ने विकसित कर लिए थे। द पठान एंड द तमिल आर टू एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स, कि जो पठान है और तमिल है वो दो एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं, यानी दो छोर के एग्जाम्पल हैं, दो छोर पर स्थित लोगों के एग्जाम्पल हैं। द अदर लाई समवेयर इन बिटवीन, और जो अन्य हैं, जो अन्य जातियां हैं, वो इन्हीं दोनों के बीच पर कहीं मौजूद है। समवेयर माने कहीं, इन बिटवीन। ऑल ऑफ देम हैव देयर डिस्टिंक्टिव फीचर, कि ऑल ऑफ देम हैव देयर डिस्टिंक्टिव यानी अलग, फीचर, कि सबके अलग अलग गुण हैं। ऑल ऑफ देम हैव स्टिल मोर द डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ देम स्टिल माने अभी भी, कि ऑल ऑफ देम हैव स्टिल मोर द डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ इंडिया, कि अभी भी, अगर इन सबसे ऊपर भी देखा जाए तो अभी भी इनके अंदर भारतीयता की एक छाप है। डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ इंडिया, एक अलग, एक विशेष चिन्ह है इनमें भारत का।
it is fascinating to find how the Bengalis is. It is fascinating. ये बड़ा आज फैसिनेट मान होता है आकर्षक. इट इज़ फैसिनेटिंग टू फाइंड. अब ये जानना, ये पता करना बड़ा फैसिनेटिंग है, आश्चर्यचकित करने वाला है, आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिव करने वाला है कि हाउ द बंगालीज इज, द मराठास, द गुजरातीज, द तमिल्स, द आंध्रास, द उड़ियास, द असमीज, द कनारीज, द मलयालीज, द सिंधीज, द पंजाबीज, द पठान्स, द कश्मीरीज, द राजपूत्स एंड ग्रेट सेंट्रल ब्लॉक कंप्राइजिंग. और वो पूरा सेंट्रल ब्लॉक, पूरा केंद्र का पूरा ब्लॉक यानी हिस्सा, कंप्राइजिंग द हिंदुस्तानी स्पीकिंग पीपल हैव रिटेन देयर पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स. कि अब ये जानना बड़ा आकर्षक है कि कैसे जो ये सब हैं, जो जो जातियाँ भी बताई, यानी जहाँ जहाँ के लोग बताए, बंगाल के, मराठा, गुजराती, आंध्र के, तमिल के, उड़ीसा के, जो उड़िया के लोग रहे, ये उड़ियास और असमी वगैरह, जो मलयालीस, जो भी ये सारी जो मैंने अभी चर्चा की, हैव रिटेन्ड देयर एंड द ग्रेट सेंट्रल ब्लॉक, यानी वहाँ के लोग भी जो कंप्राइजिंग, जिनमें शामिल है हिंदुस्तानी स्पीकिंग पीपल, जो हिंदुस्तानी बोलते हैं, हैव रिटेन्ड देयर पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर 100 of years. हैव रिटेन्ड, ये अभी भी धारण किए हुए हैं, देयर पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने विशेष गुणों को, फॉर 100 of years, सैकड़ों वर्षों से. हैव स्टिल मोर और लेस द सेम वर्च्यूज एंड फीलिंग्स ऑफ विच ओल्ड ट्रेडिशन और रिकॉर्ड्स टेल्स अस. कि अभी भी इनमें हैं, मौजूद हैं, वो हैव स्टिल मोर और लेस, कम या ज़्यादा रूप में, द सेम वर्च्यूज एंड फीलिंग्स, वो सारे गुण और कमियाँ, ऑफ विच, जिनके, ओल्ड ट्रेडिशन और रिकॉर्ड्स टेल्स अस, कि जिनके बारे में पुरानी परंपरा और रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं. एंड तो भी हैव बीन थ्रू आउट दीज एजेस डिस्टिंक्टिवली इंडियन, और तो भी थ्रू आउट दीज एजेस, इन सारे युगों में भी वे डिस्टिंक्टिवली इंडियन रहे, विशेष रूप से भारतीय ही रहे. विद द सेम नेशनल हेरिटेज एंड द सेम सेट ऑफ मोरल एंड मेंटल क्वालिटीज, कि वे भारतीय कहलाए अपनी एक ही विरासत से और द सेम सेट ऑफ मोरल, की नैतिक शिक्षाओं से, और मोरल माने नैतिकता से, और मेंटल क्वालिटी अपने मानसिक गुणों, नैतिकता और अपनी विरासत से वे फिर भी वे इंडियन ही कहलाए. कि लेखक कह रहे हैं कि जो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये ज्ञात होना कि किस प्रकार जो हाउ द बंगालीज इज़, कि जैसे ऊपर आया था कि कैसे बंगाली, मराठी, ये सब लोग किस प्रकार बंगालियों, मराठियों, गुजरातियों, तमिलों, आंध्र वासियों, उड़ीसा वासी यानी उड़ीसा के लोग, असम के लोग, कन्नड़, मलयालम के, जो सिंधी वगैरह, पंजाबी, पठान, कश्मीर, राजपूत और जो भी हिंदुस्तानी बोलते हैं, वे सारे लगभग सालों तक, 100 of years, सालों तक अपने इस खास गुणों को बनाए रखा. अभी भी उनमें वही गुण हैं जो पुरानी परंपराओं और रिकॉर्ड्स वगैरह में जिनका पता चलता है, और इन सारे गुणों में उस राष्ट्रीय विरासत, नैतिक और मानसिक गुणों को भी अपने आप में बनाए हुए हैं, यानी अब उन सबको रखे हुए भी वे भारतीय हैं. तो देयर वाज समथिंग लिविंग एंड डायनेमिक अबाउट दिस हेरिटेज विच शोड इटसेल्फ इन मेनी वेज ऑफ लिविंग एंड अ फिलोसफिकल एटीट्यूड ऑफ लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स. कि लेखक कहता है कि देयर आर समथिंग लिविंग एंड डायनेमिक अबाउट दिस हेरिटेज, कि इस विरासत के बारे में अगर कहा जाए तो कुछ ऐसा है जो जीवंत है, लिविंग है, डायनेमिक है, गतिशील है, विच शोड, जिसने ये प्रदर्शित किया, इट्स सेल्फ इन मैनी वेज ऑफ लिविंग, कि स्वयं को कई जीवन जीने के तरीकों से, एंड फिलोसफिकल एटीट्यूड ऑफ लाइफ, कि जिसमें जीवन का फिलोसफिकल एटीट्यूड भी है, दार्शनिक रवैया भी है, एंड इट्स प्रॉब्लम, और जो इसकी समस्या है उसमें भी. कि लेखक कह रहा है कि देयर वाज समथिंग लिविंग, कि देयर वाज समथिंग लिविंग
कि कुछ तो ऐसा है जो जीवंत है, कुछ तो ऐसा है जो जीवंत है और जिसमें गतिशीलता भी है, जो रहन सहन और जीवन के प्रति दार्शनिकता के भाव में झलकता है। एंशियंट इंडिया की लेखक कहता है, एंशियंट इंडिया कि जो प्राचीन भारत था, पहले फिर से देखें जरा इसको, देयर वाज समथिंग लिविंग एंड डायनेमिक अबाउट दिस हेरिटेज, किस विरासत के बारे में अगर कहा जाए, भारत की विरासत के बारे में, कि कुछ ऐसा है जो जीवंत है और गतिशील है, विच शोड इटसेल्फ इन मैनी वेज ऑफ लिविंग, कि जिसने अपने आप को, यानी भारत की गतिशीलता और जीवंतता जो है वो अपने आप में प्रदर्शित हुई है, लिविंग में, जीवंतता में, एंड अ फिलोसफिकल एटीट्यूड ऑफ लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम, कि जीवन के जो समस्याएं और एटीट्यूड है, रवैया है, एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम, अ फिलोसफिकल एटीट्यूड टू लाइफ, कि जीवन के प्रति दार्शनिक बर्ताव क्या है, एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है, और जीवन की प्रॉब्लम के प्रति। तो इन सब चीज़ों में भारतीयता की झलक मिली, भारत की विरासत की एक झलक मिली। तो एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, लाइक एंशियंट चाइना, कि जैसे प्राचीन चाइना की तरह, वाज एंशियंट इंडिया लाइक एंशियंट चाइना was a bird in itself, a culture, a civilization which gives shape to all things, कि प्राचीन चीन की तरह भारत भी अपने आप में पूर्ण था, पूर्ण संसार था। एंशियंट इंडिया लाइक एंशियंट चाइना, कि प्राचीन चाइना की तरह, वाज अ बर्ड इन इटसेल्फ, कि भारत पहले एक चीन को चूंकि पहले एक अपने आप में एक संसार माना जाता था, वैसे ही भारत भी एक पूर्ण संसार था। वाज अ बर्ड इन इटसेल्फ, कि अपने आप में एक संसार था। अ कल्चर एंड अ सिविलाइजेशन, कि जिसकी एक कल्चर, जिसकी एक संस्कृति थी, एक सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, विच गिव शेप टू ऑल थिंग्स, जिसने सारी चीज़ों को एक आकार दिया जो भी भारत में स्थित रही। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस poured and often influenced that culture and were absorbed, कि जो भी विदेशी प्रभाव रहे, इन्फ्लुएंस है, poured, वे भारत में उड़ेले गए, एंड ऑफन इन्फ्लुएंस्ड, और प्रायः प्रभावित भी हुए, एंड ऑफन इन्फ्लुएंस दैट कल्चर, उस संस्कृति को प्रभावित भी किया, एंड वर एब्जॉर्ब्ड, और वो सोख लिए गए, अपने आप में समाहित कर लिए गए। कि विदेशी प्रभाव आए, विदेशी प्रभाव, और वे प्रभाव डालकर उस संस्कृति में मिल भी गए, यानी भारत में कई विदेशी प्रभाव समाहित हुए और भारत में, मतलब भारत में आए और समाहित भी हो गए, यानी कई विदेशों की भी छाप है। डिसरप्टिव टेंडेंसीज, यानी जो विघटनकारी जो प्रवृत्तियाँ रहीं, डिसरप्टिव माने होता है विघटनकारी, टेंडेंसी माने प्रवृत्तियाँ। डिसरप्टिव टेंडेंसीज गिव राइज इमीडिएटली टू एन अटेम्प्ट टू फाइंड, कि डिसरप्टिव टेंडेंसीज गिव राइज इमीडिएटली टू एन अटेम्प्ट टू फाइंड अ सिंथेसिस। अब अगर विघटनकारी प्रवृत्तियों की बात की जाए तो इन्होंने जल्द ही, इमीडिएटली मान तुरंत, मेल मिलाप तलाशने की कोशिशों को जन्म दिया। कि जो भी विघटनकारी प्रवृत्तियां भारत में आई, जिन्होंने विघटन करने की कोशिश की, गिव राइज इमीडिएटली टू एन अटेम्प्ट, इससे उस प्रयास को एक उद्भव मिला, टू फाइंड अ सिंथेसिस, जिससे जोड़ हो सके, सिंथेसिस हो सके। Some kind of a dream of unity has occupied the mind of India since the dawn of civilization, कि some kind of unity, कि some kind of a dream of unity, कि एक एकता का एक some kind of a dream of unity, कि एकता का जो एक विशेष प्रकार का स्वप्न है, has occupied the mind of India since the dawn of civilization, कि सभ्यता के प्रारंभ से ही भारत के मन में एक एकता के एक स्वप्न ने, एक विशेष प्रकार की एक प्रकार की एकता के स्वप्न ने घेरा डाल लिया। यानी सभ्यता की शुरुआत से ही एक प्रकार की एकता का सपना भारत के दिमाग में रहा। That unity was not conceived as something imposed from outside,
अब वो यूनिटी जो है वो ऐसी नहीं, कंसीव माने होता है समझना, कि उस यूनिटी को ये नहीं समझा जा सकता कि एज समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, कि वो चीज़ है जो कोई बाहरी चीज बाहर से आके इम्पोज की गई हो, थोप दी गई हो। कि यूनिटी वो चीज़ नहीं जो बाहर से आके थोप दी गई हो भारत में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल और इवन ऑफ बिलीव्स, यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल, यानी जो यह एकता बाहर से ला दी गई कोई चीज़ नहीं है, और ना ही बाहरी जो तत्व है और जो बाहरी बिलीव्स है वो ही है। कहने का मतलब कि यह एकता जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो लाद दी गई हो। जो चीज़ों के स्टैंडर्डाइजेशन माने उनको स्टैंडर्ड करना, यानी एक स्तर पे लाने वाली जो बाहरी चीज़ें हैं उन वो भी नहीं है, और इवन ऑफ बिलीव्स, ना ही कोई विश्वास वगैरह, कोई मान्यताएं वगैरह। यानी यह एकता बाहर से लाद दी गई किसी चीज़ के समान नहीं थी, और ना ही बाहरी तत्वों या बाहरी भरोसों का ही प्रतीक थी या सबूत थी। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव। इट वॉज समथिंग डीपर, जो एकता है वो एक गहराई वाली चीज़ है। एंड विद इन इट्स फोल्ड, और इसकी तह में अगर जाया जाए तो द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव, कि भारत की एकता में एक विस्तृत वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव, कि विश्वास सहनशील, टॉलरेंस ऑफ बिलीव कि विश्वास की एक सहनशीलता है। एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड, कि कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड, कि जो रीति रिवाज रहे उनको अधिकतम सहनशीलता में उनको प्रैक्टिस किया गया, यानी कस्टम वाज प्रैक्टिस, और रीति रिवाजों को प्रैक्टिस किया गया। एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज, जो भी विविधता रही उसको स्वीकार किया गया। एंड इवन एनकरेज्ड, कि जो भारत की जो एकता है वो कुछ ऐसी चीज़ है जो गहरी है और जिसमें बहुत टॉलरेंस है, यानी सहनशीलता है, और जो भी संस्कार हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, वे सब प्रैक्टिस की गई भारत में, इनका मूल्य रहा है। एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज, और जो भी विविधता रही उसको स्वीकार किया गया। एंड इवन एनकरेज्ड, और उसको प्रोत्साहित भी किया गया। कि लेखक कहता है कि इन सब से ज़्यादा जो गहरी थी, और यानी जो यूनिटी है, भारत की जो एकता है वो इट वाज समथिंग डीपर, कुछ गहरी चीज़ है। विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, अगर इसकी तह में जाया जाए तो भारत की एकता में एक सहनशीलता है, रीति रिवाज हैं, और वो प्रत्येक विविधता है जो स्वीकार की गई और साथ में जिसको प्रोत्साहित भी किया गया। यानी हर एक चीज़ों का भारत की एकता में समावेश है। आगे देखें, डिफरेंसेस बिग और स्मॉल कैन ऑलवेज बी नोटिस्ड इवन विद इन अ नेशनल ग्रुप। अब अंतर चाहे छोटे हों या बड़े अंतर कैन ऑलवेज बी नोटिस्ड, उनको हमेशा देखा जा सकता है। इवन विद इन अ नेशनल ग्रुप, यहाँ तक कि किसी भी एक राष्ट्रीय ग्रुप में देखा जा सकता है। हाउएवर क्लोजली बाउंड टुगेदर इट में बी, हालांकि कोई भी ग्रुप हो आपस में क्लोजली बाउंड हो सकता है, आपस में बहुत गहरे से जुड़ा हो सकता है। द इसेंशियल यूनिटी ऑफ दैट ग्रुप बिकम्स अपरेंट व्हेन इट इज़ कंपेयर टू अनदर नेशनल ग्रुप, कि जो इसकी आवश्यक एकता है ऑफ दैट ग्रुप बिकम्स अपरेंट, वो अपरेंट हो जाती है, माने स्पष्ट हो जाती है उसकी एकता, कि जो भी उसकी एकता है वो स्पष्ट हो जाती है। कब? जब वेन इट इज़ कंपेयर्ड, कि जब इसकी तुलना की जाती है, यानी कोई भी ग्रुप है उसकी एकता की जब तुलना की जाती है इज़ कंपेयर टू अनदर नेशनल ग्रुप, यानी जब किसी देश की तुलना, किसी एक ग्रुप की तुलना दूसरे ग्रुप से की जाती है, किसी अन्य नेशनल ग्रुप से, तो दो ऑफन द डिफरेंसेस बिटवीन टू एडजॉइनिंग ग्रुप फेड आउट और इंटरमिंगल नियर द फ्रंटियर्स। यद्यपि ऑफन द डिफरेंसेस बिटवीन द टू एडजॉइनिंग ग्रुप फेड आउट, यद्यपि जो अंतर हैं दो एडजॉइनिंग ग्रुप, अगल बगल पास पास के ग्रुपों में, वो फेड आउट, वो ख़त्म हो जाता है, और इंटरमिंगल या फिर इंटरमिंगल हो जाता है, उसमें आपस में ही समाज नियर द फ्रंटियर, सीमा क्षेत्रों में। यानी लेखक के कहने का मतलब है कि कोई एक नेशनल ग्रुप है उसमें अंतर हो सकता है,
हालांकि वे आपस में बंधे हो सकते हैं, लेकिन जब एक हो सकते हैं, लेकिन उनमें अंतर का तब पता चलता है जब वे किसी दूसरे ग्रुप से तुलना की जाती है। और लेखक लेकिन कह रहा है, दो यद्यपि ऑफन द डिफरेंसेस बिटवीन टू एडजॉइनिंग ग्रुप फेड आउट और इंटरमिंगल नियर द फ्रंटियर्स, कि अगर दोनों उन्हीं ग्रुप की बात जब हो रही हो तो उन्हीं दोनों ग्रुप का जो सीमा क्षेत्र है उस पर दोनों ग्रुप की जो गुण है वो आपस में इंटरमिंगल हो जाती है, फिर नष्ट हो जाती है। यानी जो सीमा क्षेत्र होता है दोनों ग्रुप के बीच का, उस सीमा क्षेत्र में अंतर समाप्त हो जाते हैं, एक दूसरे के गुण समाहित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दोनों का ही प्रभाव आ जाता है। इंटरमिंगल नियर द फ्रंटियर एंड मॉडर्न डेवलपमेंट्स आर टेंडिंग टू प्रोड्यूस अ सर्टेन यूनिफॉर्मिटी एवरीवेयर, कि मॉडर्न डेवलपमेंट और जो वर्तमान यानी आधुनिक जो विकास है, आर टेंडिंग टू प्रोड्यूस अ सर्टेन यूनिफॉर्मिटी एवरीवेयर, और आधुनिक विकास भी एक निश्चित यूनिफॉर्मिटी माने एक रूपता, सब जगह एक नई, इनसे जो भी आधुनिक विकास हो रहे हैं उन सब से एक आर टेंडिंग, वे ऐसे टेंड माने होता है प्रेरित करना, तत्पर होना, टू प्रोड्यूस, कि ऐसे लग रहा है जैसे ये तत्पर हैं एक विशेष एक रूपता फैलाने में, सब जगह उत्पन्न करने में। इन एंशियंट एंड मिडीवल टाइम्स, कि प्राचीन और मध्यकाल में अगर देखा जाए तो द आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशनल वाज नॉन एग्जिस्टेंट एंड फ्यूडल, की जो विचार था मॉडर्न नेशनल यानी आधुनिक राष्ट्र का, द आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशन वाज नॉन एग्जिस्टेंट, वो विद्यमान नहीं था। एंड फ्यूडल, रिलीजियस, रेशियल और कल्चरल बॉन्ड्स हैड मोर इम्पोर्टेंस, और इसमें सामंतीय, धार्मिक, जातिगत और कल्चरल बॉन्ड्स, सांस्कृतिक बंधन, इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। कि लेखक कह रहा है कि आगे अगर देखा जाए तो पुराने समय में और मध्यकाल में सामंती, धार्मिक, जाति और सांस्कृतिक बंधनों को ज़्यादा महत्व प्राप्त है, इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। एट तो भी आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि एट ऑलमोस्ट एनी टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, कि अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में देखा जाए तो किसी भी समय, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो भी मैं सोचता हूँ ऐसा, कि एन इंडियन वुड हैव फेल्ट मोर और लेस एट होम इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कि एन इंडियन वुड हैव फेल्ट, कि कोई भी भारतीय, कि जहाँ तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई भी भारतीय भारत के किसी भी भाग में थोड़ा बहुत घर जैसी सुविधाओं का अनुभव तो करता ही होगा। वुड हैव फेल्ट, उसने किया होगा, वुड हैव फेल्ट, और मोर और लेस, या कम या ज़्यादा उसने एट होम इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, की कोई एक भारतीय भारत के किसी अन्य हिस्से में अगर पहुंचता है तो वहाँ वो घर जैसा तो माहौल अनुभव करता ही होगा, उसने किया ही होगा। एंड वुड हैव फेल्ट एज अ स्ट्रेंजर एंड एलियन इन एनी अदर कंट्री, लेकिन वो अगर किसी अन्य देश में गया होगा और वो किसी अन्य देश में गया होगा तो उसने अनुभव किया होगा एज ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी के रूप में, या एलियन, एक विदेशी के रूप में, इन एनी अदर कंट्री, किसी दूसरे शहर में। यानी लेखक यहाँ ये कह रहा है कि जब हम भारतीय होकर अपने भारत के किसी भी अन्य हिस्से में जाते हैं तो वहाँ हम एक घर जैसा अनुभव करते हैं, लेकिन अगर हम कहीं विदेश में जाएं तो वहाँ घर जैसा माहौल ना मिलके हमें एक अजनबी और एक विदेशी का ही भाव प्राप्त होता है। He would certainly have felt less a stranger in a country which has partly adopted his culture or religion. अब लेखक कह रहा है he would have certainly have felt, कि उसने निश्चित रूप से अनुभव भी किया होगा less a stranger, यानी उसको कम अजनबी वो अपने आप को उसने अनुभव किया होगा इन कंट्रीज, उन देशों में, which has partly माने जो कुछ adopted his culture और religion, जिसने उसके संस्कृति और धर्म को कुछ एडॉप्ट किया हो। कि लेखक के कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर विदेश में जाता है और उस देश में जाता है जहाँ पर उसके देश के, यानी हम भारतीय होकर अगर किसी अन्य देश में जाएं और उस देश में हमारे संस्कृति से संबंधित, हमारे धर्म से संबंधित कुछ एडॉप्ट किया गया हो, कुछ अपनाया गया हो, तो उधर हम कम अपने आप को अजनबी महसूस करेंगे। दोज हु प्रोफेस्ड अ रिलीजन ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन और कमिंग टू इंडिया सेटल डाउन देयर became distinctively Indian in the course of a few generations, such as Christian, Jews, Parsis, Muslims.
Indian converts to some of these religions never cease to be Indians in spite of a change of faith. कि लेखक कह रहा है कि those who professed a religion of non-Indian origin, कि वह व्यक्ति जिसने प्रोफेस किया हो, जिसने जो माने जिसने लागू किया हो अपने आप में, या ये कहें कि उपदेश देना, those who professed a religion of non-Indian origin, यानी वे लोग जिन्होंने नॉन इंडियन ओरिजिन, जो भारत के उद्गम के नहीं, ऐसे किसी धर्म का प्रचार किया, उपदेश दिया हो, एंड कमिंग टू इंडिया, और भारत आ गए हों, सेटल डाउन देयर, वहाँ बसने के लिए, बिकेम डिस्टिंक्टिवली इंडियन, वो एक निश्चित रूप से वे क्या हो जाते हैं, यानी जो भी वे कुछ डिस्टिंक्टिवली इंडियन, वे निश्चित रूप से क्या हो जाती है, इंडियन हो जाती है इन द कोर्स ऑफ अ फ्यू जनरेशन, कि कुछ कोर्स माने होता है क्रम, ऑफ अ फ्यू जनरेशन, कुछ पीढ़ी के बाद वे इंडियन हो जाते हैं, सच है जैसे क्रिश्चियन भारत में आए, ज्यूज आए, पारसी आए, मुस्लिम्स आए, इंडियन कन्वर्ट्स टू सम ऑफ दीज रिलीजियंस, इंडियन कन्वर्ट्स टू सम ऑफ दीज रिलीजियंस, कि इन कुछ धर्मों को भारत ने बदल दिया, कि कुछ पीढ़ियों के बाद जो आए इधर ये लोग अन्य देशों के, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, वे सब आकर भारत में बस गए और वो कुछ पीढ़ियों के बाद पूर्ण रूप से भारतीय बन गए। और इंडियन कन्वर्ट्स टू सम ऑफ दोज रिलीजियंस नेवर सीज टू बी इंडियन इन स्पाइट ऑफ अ चेंज ऑफ फेथ। अब लेखक ये कह रहा है कि जो भारतीय इनसे दूसरे धर्म में चले गए थे, वे धर्म बदलने के बावजूद पूर्ण रूप से भारतीय ही बने रहे। यानी कहने का अर्थ है कि इंडियन कन्वर्ट्स टू सम ऑफ दोज रिलीजन्स, भारतीयों ने वो जो कुछ कन्वर्ट्स टू सम ऑफ दोज रिलीजन्स, दीज रिलीजन्स, इन कुछ धर्मों को कन्वर्ट किया और बदलने के बावजूद नेवर सीज टू बी इंडियन, कि उनको कभी नहीं रोका कि वे भारतीय ना कहलाएं, इन स्पाइट ऑफ अ चेंज ऑफ फेथ, कि उनके धर्म के बदलने के बावजूद भी वे भारतीय कहलाए। ऑल दीज वर लुक्ड अपॉन इन अदर कंट्रीज एज इंडियंस एज फॉरेनर्स, कि ये सारे लोग जो भारत में हैं लेकिन दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, ऑल दीज आर लुक्ड अपॉन, ये माने जाते हैं इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, एज इंडियंस, भारतीयों के रूप में जाने जाते हैं, एंड फॉरेनर, विदेशियों के रूप में, इवन दो देयर माइट हैव बीन अ कम्युनिटी ऑफ फेथ बिटवीन देम, इवन दो, यहाँ तक कि देयर माइट हैव बीन अ कम्युनिटी ऑफ फेथ बिटवीन देम, हालांकि उनके बीच में एक ग्रुप हो सकता है विश्वास का, यानी वो एक अलग अलग ग्रुप वाले भी हो सकते हैं। कि लेखक ये कह रहा है कि जैसे अन्य किसी देश में भारतीय विदेशी उन्हें माना जाता है, भले ही उनके धर्मों के बीच एक ग्रुप हो। आगे देखें, इसको फिर से देखें जरा। ऑल दीज वर लुक्ड अपॉन इन अदर कंट्रीज एज इंडियन एंड फॉरेनर, कि ये सारे अन्य देशों में भारतीय और विदेशी ही कि भारतीय माने जाते हैं। ऑल दीज वर लुक्ड अपॉन इन अदर कंट्रीज एज इंडियन, कि ये सारे लोग जो भारत के अन्य धर्मों के मानने वाले लोग हैं, अगर किसी अन्य देश में जाए तो इंडियंस ही माने जाएंगे, एंड फॉरेनर्स, और उनके लिए ये सारे विदेशी होंगे, यानी उनके देश के नहीं कहलाएंगे, भले ही उनके ही धर्म को मानने वाले हों जिस देश में वो गए हों। इवन दो, यहाँ तक कि यद्यपि देयर माइट हैव बीन अ कम्युनिटी ऑफ फेथ बिटवीन देम, हालांकि उनके बीच में एक कम्युनिटी ऑफ फेथ, यानी एक ग्रुप हो सकता है उनके पास ऐसा जो एक ही विश्वास को मानने वाला हो, एक समुदाय हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है। टुडे आज, when the conception of nationalism has developed much, कि जब एक कंसेप्शन, धारणा, राष्ट्रीयता की एक भावना या धारणा हैज़ डेवलप्ड मच, ये ज़्यादा विकसित हो चुकी है आज के समय में। मोर इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज इनएविटेबली फॉर्म अ नेशनल ग्रुप, कि ज़्यादातर जो भारतीय हैं विदेशों में इनएविटेबली निश्चित रूप से एक ग्रुप बना लेते हैं, एंड हैंग टुगेदर फॉर वेरियस पर्पस, और हैंग टुगेदर एक साथ इकट्ठे होते हैं फॉर वेरियस पर्पज, कई उद्देश्य के लिए, इन स्पाइट ऑफ देयर इंटरनल डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद भी, देयर इंटरनल डिफरेंसेस,
कि अपने आंतरिक अंतरों के बावजूद भी वे एक ग्रुप बनाते हैं, कई उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं। एन इंडियन क्रिश्चियन इज लुक्ड अपॉन एज एन इंडियन वेयर एवर ही मे गो। अब कोई अगर एक भारतीय क्रिश्चियन है, ईसाई है, तो लुक्ड अपॉन एज एन इंडियन, उसको भारतीय ही माना जाता है वेयर एवर ही मे गो, चाहे वो जहाँ जाए, जिस देश में जाए। अगर वो भारतीय क्रिश्चियन है, अगर वो किसी क्रिश्चियन देश में भी जा रहा है तो उसको भारतीय ही कहा जाएगा। एन इंडियन मुस्लिम इज कंसिडर्ड एन इंडियन इन तुर्की, अरेबिया और ईरान और एनी अदर कंट्रीज वेयर इस्लाम इज द डोमिनेंट रिलीजन। कि अगर जैसे कोई भारतीय मुस्लिम है, इज कंसिडर्ड एन इंडियन, उसको ही भारतीय ही माना जाता है इन तुर्की, चाहे वो तुर्की में जाए, चाहे वो अरेबिया में जाए, चाहे वो ईरान में जाए, या वो किसी ऐसे देश में जाए, एनी अदर कंट्री वेयर इस्लाम इज द डोमिनेंट रिलीजन, कि जहाँ इस्लाम एक प्रभावी धर्म है। अगला, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, आई सपोज हैव वेरिंग पिक्चर्स ऑफ अवर नेटिव लैंड, कि हमारे हैव वेरिंग पिक्चर्स ऑफ अवर नेटिव लैंड्स, कि मैं मानता हूँ, कि लेखक कह रहा है आई सपोज, मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, हैव वेरिंग पिक्चर्स ऑफ अवर नेटिव लैंड्स, कि जो हमारी नेटिव लैंड है, मातृभूमि, उसके प्रति हमारे मन में बहुत विभिन्न अलग अलग चित्र होते हैं। एंड नॉट टू पर्सन विल थिंक एग्जैक्टली अलाइक, और दो व्यक्ति भी विल थिंक एग्जैक्टली अलाइक, दो व्यक्ति भी एक जैसा नहीं सोच सकते। एग्जैक्टली अलाइक माने एक जैसा, बिल्कुल यथार्थ रूप से एक जैसा नहीं सोच सकते। व्हेन आई थिंक ऑफ इंडिया आई थिंक ऑफ मैनी थिंग्स, कि लेखक कह रहा है कि जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कई चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। ऑफ ब्रॉड फील्ड्स, मैं उन विस्तृत क्षेत्रों के बारे में, खेतों के बारे में सोचता हूँ, मैदानों के बारे में सोचता हूँ। डॉटेड विद इन्यूमरेबल स्मॉल विलेजेस, कि उन विस्तृत क्षेत्रों के बारे में सोचता हूँ। डॉटेड विद, जो भरे हुए हैं, इन्यूमरेबल माने असंख्य, स्मॉल विलेज जिसमें असंख्य गांव हैं छोटे छोटे। ऑफ टाउन्स, उन टाउन्स के बारे में सोचता हूँ। एंड सिटीज, शहरों के बारे में। आई हैव विजिटेड, जहाँ मैं घूम आया। ऑफ द मैजिक ऑफ द रेनी सीजन, और उस रेनी सीजन यानी बरसात के उस मौसम के जादू के बारे में भी सोचता हूँ। विच पोर्स लाइफ इनटू द ड्राई पार्च अप लैंड, कि विच पोर्स लाइफ, कि जो जीवन उड़ेल देता है, यानी उस बरसाती सीजन के बारे में सोचता हूँ जो जीवन उड़ेल देता है इनटू द ड्राई पार्च अप लैंड, कि पार्च अप माने सूखे क्षेत्रों में, भूमि में। एंड कन्वर्ट्स इट सडनली इनटू अ ग्लिसनिंग एक्सपेंस ऑफ ब्यूटी एंड ग्रीनरी, और इसको तुरंत ये बदल देता है, कन्वर्ट कर देती है ये रेनी सीजन इनटू अ ग्लिसनिंग माने चमकदार, एक्सपेंस माने विस्तार, ऑफ ब्यूटी एंड ग्रीन, सुंदरता और हरियाली की एक चमकदार विस्तार के रूप में इसको बदल देती है। ऑफ ग्रेट रिवर्स, लेखक कहता है मैं उन महान नदियों के बारे में सोचता हूँ। एंड फ्लोइंग वाटर, बहते हुए जल के बारे में। ऑफ द खैबर पास, और खैबर पास के बारे में सोचता हूँ। इन ऑल इट्स ब्लीक सराउंडिंग, ब्लीक माने होता है वीरान, और उसके चारों ओर के उस वीरान के बारे में सोचता हूँ मैं। ऑफ द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, और भारत के उस साउथर्न टिप यानी सुदूर और उस दक्षिण के क्षेत्र के बारे में भी सोचता हूँ मैं। और साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, ऑफ पीपल इंडिविजुअली एंड इन द मास, और ऑफ पीपल, उन लोगों के बारे में जो इंडिविजुअली अकेले और इन द मास और भीड़ में। एंड अबव ऑल, इन सब चीज़ों के ऊपर भी मैं सोचता हूँ। ऑफ द हिमालयास, हिमालय के बारे में। स्नो किप्ड, जो बर्फ से ढका होता है। और सम माउंटेन वैली इन कश्मीर, और कुछ पर्वतीय जो घाटियाँ हैं कश्मीर में। इन द स्प्रिंग कवर्ड विद न्यू फ्लावर्स, जो बसंत में नए नए फूलों से ढकी होती हैं। एंड विद अ ब्रूक बबलिंग, और जिसमें ब्रूक माने छोटी नदी बबलिंग करती हुई, यानी जो छोटी छोटी नदियां होती हैं कल कल ध्वनि करती हुई। एंड गर्गलिंग थ्रू इट, और बलखाती हुई धुन के साथ बहती हैं। कि लेखक कहता है मैं पर्वतीय घाटी के बारे में जिससे होकर कोई झरना कल कल की धुन के साथ बह रहा हो, उन सब के बारे में सोचता हूँ।
वी मेक एंड प्रिजर्व द पिक्चर्स ऑफ आवर चॉइस। हम अपनी पसंद की एक पिक्चर को बनाते हैं और उसको संरक्षित करते हैं, चित्रों को बनाते संरक्षित करते। एंड सो आई हैव चूज इन दिस माउंटेन बैकग्राउंड, लेखक कह रहा है इसी तरह से मैंने ये पर्वतीय बैकग्राउंड चुना, रादर देन द मोर नॉर्मल पिक्चर ऑफ अ हॉट सब ट्रॉपिकल कंट्री, कि सब ट्रॉपिकल, कि मैंने इस सब ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय देश के एक सामान्य चित्र के स्थान पर मैंने क्या चुना, एक माउंटेन बैकग्राउंड का चित्र चुना। बोथ पिक्चर्स वुड बी करेक्ट फॉर इंडिया, भारत के लिए दोनों ही ये चित्र अपने आप में, चाहे वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का चित्र हो या पर्वतीय क्षेत्र का चित्र, ये दोनों ही अपने आप में ठीक है, वुड बी करेक्ट, ठीक हो सकते हैं। स्ट्रेचेस फॉर इंडिया, स्ट्रेचेस फ्रॉम द टॉप, चूँकि जो इंडिया है फॉर इंडिया, स्ट्रेचेस जो भारत है, जो भारत का जो विस्तार है, फ्रॉम द ट्रॉपिक्स यानी जो भारत का जो विस्तार है वो ट्रॉपिक्स से राइट अप टू द टेम्परेट रीजन, यानी जो गर्म क्षेत्र है, कि जो भारत का जो विस्तार है जो वो कहाँ से है, आपका ट्रॉपिक्स राइट अप टू द टेम्परेट रीजन, कि ट्रॉपिक्स से लेके टेम्परेट रीजन तक, फ्रॉम नियर द इक्वेटर टू द कोल्ड हार्ट ऑफ एरिया, फ्रॉम नियर द इक्वेटर, अब भूमध्य रेखा के पास से, टू द कोल्ड हार्ट ऑफ एशिया, एशिया के गहरे ठंडे हृदय तक। यही लेखक कह रहा है कि यद्यपि भूमध्य रेखा के आसपास के जो गर्म स्थानों से एशिया के ठंडे क्षेत्र तक फैले हुए भारत के लिए दोनों ही ये चित्र ठीक हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसको वे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी हिट करें, जिससे आगे जो भी हम वीडियो दें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।